नमस्कार मित्रों, आज भारत के लिए अत्यंत ही दुखद दिन है। पूर्वोत्तर के मणिपुर में आतंकवादियों के घात लगाकर किए गए हमले में हमारे 20 जवान वहीं शहीद हो गए और 12 घायल होकर अस्पताल में पड़े हुए हैं। पता नहीं उनमें से और कितने शहीद हो जाएं। एक साथ 32 जवानों के हताहत होने की घटना हाल के वर्षों में उस पूरे क्षेत्र में नहीं हुई थी। मैं तो कहता हूं कि हाल के वर्षों में ये पूरे देश में नहीं हुआ था कि एक साथ इतने सैनिक एक हमले में और हताहत हो जाएं। तो जाहिर है ये इतनी बड़ी घटना है, लेकिन इसकी जितनी चर्चा होनी चाहिए थी, चाहे मीडिया के बीच, आम आदमी के बीच, जितनी चिंता हमको आपको करनी चाहिए थी, वो चिंता कहीं भी देश में नहीं दिखी है। और ये हमारे लिए उस हमले से भी बड़ी त्रासदी है। क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या, वहाँ की लोगों की जान, वहाँ लड़ रहे जवानों की जान हमारे लिए कीमती नहीं है? अगर यही घटना किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में हुई होती तो लगातार टेलीविज़न चैनल इस पर सीरियल की तरह बहस करा रहे होते, लेकिन किसी ने भी इस पर बहस कराने की, खासकर हिंदी चैनलों ने तो नहीं ही जरूरत की कोशिश की। हाँ, एक चैनल ने जरूर उसका विश्लेषण दिया, लेकिन सरकार ने इसको गंभीर, जिस सरकार की हम आलोचना करते हैं राजनेताओं को, उसने जरूर गंभीरता से ली। नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट करके सेना के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, मुख्यमंत्री से बात की, गृह मंत्री को तुरंत आपात बैठक बुलाने के लिए कहा और गृह मंत्री ने उनके निर्देश पर जो बैठक बुलाई उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दलवीर सिंह सुहाग जो हमारे सेना प्रमुख है वो, इसके अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और ऐसे कई उच्च अधिकारी थे। और उसमें इसकी पूरी समीक्षा की गई, वहाँ से रिपोर्ट मंगाई गई और उसके आधार पर तत्काल वहाँ सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन और वो लंबे समय तक चलाने के साथ साथ कई निर्णय लिए गए। और उस क्षेत्र में, जो कि मणिपुर का चंदेल जिला है और जहाँ ये घटना हुई, उस क्षेत्र में पूरी तरह ऑपरेशन शुरू हो गया है। आज सेना के जवान दरअसल 4 गाड़ियों पर उनकी जो 4 रेजिमेंट है, 4 रेजिमेंट है उस सेना की, डोगरा रेजिमेंट की, जो 6 डोगरा रेजिमेंट की जो टीम थी, वो 4 वाहनों से सवार होकर इम्फाल से 80 किलोमीटर दूर तेंगनोपाल न्यू समतल रोड पर गश्त के लिए निकली थी। लेकिन जैसे ही यूनिट मल्टुंग गांव के पास पहुंची, उस गांव का नाम है मोलटुक, वहां अचानक बारूदी सुरंग विस्फोट होने लगे और एक जैसे ही विस्फोट हुआ उसके बाद अचानक आतंकवादी वहां ने बंदूकों से और रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू कर दिए। ये हमला इतना औचक था कि सैनिक जब तक संभलते तब तक ये शहीद हो चुके थे। हालांकि कहा जाता है कि एक उग्रवादी भी मारा गया, लेकिन इस घटना को देखने से कोई भी कहेगा कि एक सुनियोजित घटना थी। उसके लिए रेकी की गई होगी, पहले से बारूदी सुरंग बिछाए गए होंगे, उन उग्रवादियों ने वहाँ से कार्रवाई करके भागने के भी प्रैक्टिस किए होंगे। और इस घटना से ये भी साबित है कि उस क्षेत्र के आतंकवादियों को उनके प्रशिक्षण के लिए के साथ साथ उनको हथियार सहित सारे संसाधन उपलब्ध है, नहीं तो इतना बड़ा हमला किसी छोटे समूह के द्वारा और बिना कम तैयारी के संभव नहीं था। अब प्रश्न है कि यह हमला हुआ क्यों? कहा जा रहा है कि असम राइफल्स के हाथों से एक महिला की मृत्यु हो गई थी। हालांकि असम राइफल इससे इनकार करती है, लेकिन उसके लिए वहाँ जुलूस निकला और बंद का भी आयोजन था। तो ये संभव है कि हमला करने वाले गुट ने उस बंद की अस्त व्यस्तता से उस क्षेत्र को पूरी तरह से अस्थिर, अशांत और भय व्याप्त करने के लिए जो हमला किया हो। ये भी कहा जाता है कि मणिपुर के जो जिले हैं, खास करके जिनको कि ऑटोनोमस जिला कहा जा रहा है, उन ऑटोनोमस जिला का अभी चुनाव हुआ है 1 जून को और उनके 10 जून को उनके परिणाम आने हैं। तो इन स्वायत्त जिलों में जो चुनाव हुए, उन चुनाव को ये बाधित नहीं कर सके पूरी तरह। तो हो सकता है उसका भी गुस्सा हो, और चूंकि सेना ने वो चुनाव कराया इसलिए भी उनका गुस्सा उस पर बरसा हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, इतनी बड़ी सेना हमारी, आखिर अगर उग्रवादी वहाँ, आतंकवादी वहाँ अभ्यास करते हैं तो हमारी सेना भी तो अभ्यास करती है।
आखिर हमारी उस क्षेत्र में जबकि उग्रवाद आतंकवाद जो है फैला हुआ है, सेना को विशेष अधिकार प्राप्त है, तो क्या सेना के खुफिया विभाग इतनी निगरानी नहीं कर सकती थी कि इतनी ज़्यादा संख्या में आतंकवादी वहाँ इकट्ठे होते हैं, बारूदी सुरंग लगाते हैं। अब रॉकेट लॉन्चर जो है हवा में लेके तो आए नहीं होंगे और ये पता नहीं चलता है। कहा जाता है कि मणिपुर के जो खासकर 3 जिले हैं, उन 3 जिलों के 298 किलोमीटर सीमा और वो लगती है हमारे इससे मणिपुर से। वो जिले हैं खास करके मणिपुर के चूड़ा चंद्रपुर, चंदेर और उखरुल। तो ये मानते हैं कि उधर से आते हैं और इधर हमला करके वो उधर भाग भी जाते हैं जंगलों से। अरे भाग जाते हैं तो आपकी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ वहाँ क्या कर रही है? वो कैसे भाग सकते हैं? लेकिन ये बात साफ है कि वो उनको शायद आतंकवादियों के लिए वो काम करना वहाँ ज़्यादा आसान है बनिस्बत की हमारे सेना का। इससे साबित हो गया। तो इतना बड़ा सुनियोजित हमला हो गया, हमारी सेना के इतने जवान शहीद हो गए, हमारी सेना की कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रही है। इन सब के बावजूद हमें ये तो सोचना ही पड़ेगा कि आखिर वो कैसे सफल हो गए, उन्होंने हमले क्यों किए। हमने 2 कारण बताए। लेकिन जिन संगठन का नाम आ रहा है खासकर उल्फा आई ग्रुप का, तो उल्फा का एक ग्रुप आप जानते हैं कि वहाँ बातचीत कर रहा है, उसकी बातचीत अंतिम दौर में है। और उस बातचीत के बाद उल्फा के उस समूह को विशेष मैं समझता हूँ कि उसकी भूमिका भी होगी, वो वहाँ प्रशासनिक भूमिका भी निभाएगा। तो या तो उस बातचीत को ये बाधित करना चाह रहे हो। दूसरी जो मणिपुर के आतंकवादी समूहों के साथ जो बातचीत चल रही थी, विशेषकर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड जो कि बृहत्तर नागालैंड की बात करता है, तो ये ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहता है। और इस संगठन के 2000 उग्रवादियों के बारे में कहा जाता है कि ये करीब करीब इसके साथ हैं। और मणिपुर के चंदेल सहित जो अन्य पहाड़ी इलाके हैं उसमें इनका संगठन का आधार है। लेकिन ये केंद्र सरकार से जो इनकी वार्ता चल रही थी, उस वार्ता को एक प्रकार से विफल हो गई। इनकी मांग नहीं मानने योग्य थी, इन्होंने अपने पैर खींच लिए और जो युद्ध विराम था उसको भी खत्म करने की घोषणा कर दी। अब ये युद्ध विराम की घोषणा के बाद तो हमारी सेना को कम से कम ज्यादा चौकस होना चाहिए था। मेरा मानना है कि युद्ध विराम भले इन्होंने बाद में किया, लेकिन इन्होंने भविष्य की अपनी लड़ाई की तैयारी पहले से आरंभ कर दी थी ताकि वो हमला कर सके। और उस तैयारी के तहत ही उन्होंने इस ऐलान के तुरंत बाद हमला किया है। तो ये समझने में और हमारी सेना की, हमारी खुफिया की और हमारे राजनीतिक तंत्र की भूल हुई है उनकी शक्ति को और उनकी योजना को संभालने में। कोई बातचीत पर उग्रवादी आतंकवादी बैठ जाए इसका मतलब उसके भाव खत्म नहीं हो जाते हैं। कई बार वो बातचीत अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी मान्यता पाने के लिए भी करते हैं। और आखिर जब ग्रेटर नागालैंड की मांग स्वीकृति नहीं हो सकती है तो वो मानेंगे कैसे, ये भी सोचना था। तो अब ये साफ है कि ये आतंकवादी गुट केवल एक हमले की योजना से नहीं आए होंगे, इनके हमले की और योजना होगी। इसलिए हमको उस दृष्टि से काम करना होगा, क्योंकि अगर ये ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं, अगर ये वहाँ चुनाव नहीं चाहते हैं, अगर ये वहाँ की सेना पर हमला करके उसको बताना चाहते हैं कि हम अभी भी शक्तिशाली हैं, अगर उल्फा के लोग ये बताना चाहते हैं कि हम समझौता नहीं होने देंगे और अपने से अलग हुए गुट को भी धमकाना चाहते हैं और सेना को देकर के ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत है, तो और भी हमले कर सकते हैं। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कितना सफल होता है, क्योंकि अगर हमने इनको सजा नहीं दी तो इनकी हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए तरीका यही है कि उस पूरे क्षेत्र की कॉम्बिंग कर दी जाए, जैसे सुन रहे हैं, इनको पूरी तरह खोजबीन करके इनको पकड़ा जाए, मारा जाए, इनको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जाए। म्यांमार की सरकार से बातचीत की जाए कि अगर वहाँ इनके शिविर चल रहे हैं, वहाँ इनके अड्डे हैं, तो वहाँ इनको हमला करके और वहाँ से इनको लाया जाए। सीमा अगर क्रॉस कर रहे हैं तो सीमा क्रॉस करके इनको मारा जाए। लेकिन ऐसे ये नहीं छोड़ा जा सकता है कि ये देश है, किसी कोई अराजक स्थल नहीं है या कोई भी कभी भी हमला कर दे। इसलिए सरकार को इस हमले को गंभीरता से लेना होगा। मोदी सरकार बनने के बाद यह सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। ये तो संजोग कहिए कि मीडिया ने इसको नहीं लिया है, नहीं तो अभी तक सरकार को जवाब देने में कठिनाई हो जाती।
तो अब हम इंतजार करें कि कम से कम आगे ऐसे हमले नहीं हो, वो सरकार चेतेगी और हमारे देश के लोग भी ये कोशिश करेंगे कि पूर्वोत्तर की घटनाओं को हम उसी तरह लें जैसे हम अन्य घटनाओं को लेते हैं।